ही इज वेरी वर्बोस। वो बहुत टॉकेटिव हैं, बहुत ज्यादा आउटपुट देते हैं जबकि जरूरत नहीं है। अब आपने स्टार्टिंग में इतना सिवियर प्रेशर डाल दिया तो उसके बाद प्रेशर बढ़ने की गुंजाइश खत्म होगी। फिर तो प्रेशर ने नीचे ही जाना है। वो इस लड़ाई को लंबा खींचना चाहता है जैसे उसने इराक के साथ खींचा था। एक बार पानी बंद हो गया तो गेम इनके हाथ में आएगी। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये लड़ाई ऐसे ही खिंचती रहेगी। तो ये दोगलापन नहीं चलेगा कि आपने आउटसोर्स भी कर दिया मैन्युफैक्चरिंग और आप फिर क्लाइमेट कंट्रोल, ग्रीन पीस इनिशिएटिव, ग्लोबल वार्मिंग का भी पूरा जिम्मा आप मैन्युफैक्चरिंग हब्स जो कंट्रीज हैं उन पे डाल दो। नमस्कार, रण क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे। अमेरिका और ईरान का युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े ही सख्त शब्दों में कहा कि ईरान के पास नेगोशिएशन टेबल पर आने का ये आखिरी मौका है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के क्या मायने हैं? क्या अमेरिका ईरान पर आखिरी हिट करने के लिए तैयार है या इस बयान के पीछे भी कुछ कूटनीति है? आज रण क्षेत्र में हम समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान का ईरान के लिए क्या मायने हैं, ईरान इस पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है। इसके साथ ही जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह टैरिफ के मुद्दे को लेकर अपने ही घर में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर समरपाल सिंह तूर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद। जय हिंद सर। सर, सबसे पहला सवाल आज यही बना हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा ईरान को लेकर कि ये लास्ट चांस है कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आए यानी डील करें, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का ईरान पर कोई असर पड़ेगा या फिर ये बात भी पहले के बयानों की तरह हवा में निकल जाएगी? देखें, डोनाल्ड ट्रंप का जो साइकोलॉजिकल मैपिंग मैंने जो किया है वो एक ही चीज दर्शा रहा है कि ही इज वेरी वर्बोस। वो बहुत टॉकेटिव हैं, बहुत ज्यादा आउटपुट देते हैं जबकि जरूरत नहीं है। तो जब आप एक लीडरशिप रोल में होते हैं आपको अपनी कम्युनिकेशन लिमिट करनी होती है। मतलब कि शॉर्ट, क्रिस्प, वेरी क्रिप्टिक, टू द पॉइंट और इफेक्टिव, इनमें से कोई भी चीज डोनाल्ड ट्रंप फॉलो नहीं करता है। कभी भी कुछ हो, छोटी छोटी बातों पे उन्होंने कमेंट करना है, फिर अब्यूजिव लैंग्वेज को यूज करना है। ठीक है, तो वो दर्शाता है कि ही इज सोशली वेरी मतलब अनसोशल। पब्लिक में देखा जाए तो इतने वो उन्हें इतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं लोग कि वो सोशली उन्हें मिले इतना ज्यादा, क्योंकि वो मुंहफट है, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। ट्विटर उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बना लिया है जिसमें वो अपना माइंड को कन्वे करते हैं, पर एक्चुअल ऑफिशियल स्टेटमेंट ट्विटर से नहीं आती है, वो आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। सर, मैं 1 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा रोकूंगा। वो ट्रुथ सोशल पे जो उनका अपना एक प्लेटफॉर्म है उस पर भी बहुत लिखते हैं, तो इतना एक्सेसिव वो रिएक्ट करते हैं कि देखें, वो खौफ और प्रेशर निकल जाता है। आज की तारीख में ईरान को अब डोनाल्ड ट्रंप जो मर्जी बोलता रहे, ईरानियंस के माइंडसेट में एक ही चीज है कि यार ये तो रोज बोलता है, इसका क्या क्या सुनना, हम तो अपनी स्ट्रैटेजी और हमले के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अब ईरान इज नॉट बॉदर्ड। ठीक है, तो पहली चीज तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप का नेगोशिएटिंग स्टाइल है वो होता है कि स्टेप 1 पे ही मैक्सिमम पब्लिक प्रेशर डाल दो। ठीक है, अब आपने स्टार्टिंग में इतना सिवियर प्रेशर डाल दिया तो उसके बाद प्रेशर बढ़ने की गुंजाइश खत्म होगी। फिर तो प्रेशर ने नीचे ही जाना है। तो प्रेशर धीरे धीरे बिल्ड किया जाता है, ये इंसान उल्टा करता है। ये सबसे ज्यादा पहले पब्लिक प्रेशर बना देता है। ठीक है, फिर ये एक अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट कर देता है, कभी हां कभी ना करके। तो ईरान भी सोच रहा है कि यार इससे क्या ही बात करो, अगर नेगोशिएशंस के लिए बोल भी रहा है तो ऑपोजिंग पार्टी तो अज्यूम कर लेती है कि भाई इसने तो अपना माइंड पहले प्री डिटर्मिन करके रखा है, ये हमारी बात नहीं मानेगा। ठीक है,
फिर ठीक बात। इसकी ट्रम्प की बहुत गंदी आदत है कि जब डील आखिरी फाइनल फेज में होती है तब ये उठ के हम्म। निकल जाता है। इसे रूम ओके। छोड़ने की आदत है कि रूम से उठ के निकल जाएगा जब फाइनल डील हम्म। या कुछ साइन हो रही होती है, ठीक है। फिर हम्म। हर एक मैसेज में ये बोलता है लास्ट चांस, लास्ट चांस हम्म। फॉर दिस, लास्ट चांस फॉर दैट, लास्ट चांस फॉर दिस, लास्ट नेगोशिएशन, लास्ट लास्ट करके वो जो मतलब रह गया आखिरी मौके का, वो भी खत्म हो चुका है, ठीक है। हम्म। तो आप साइकोलॉजिकली अगर आप सिग्नल कर रहे हैं कि मिलिट्री प्रेशर बनाना है, वो फिर प्रेशर प्रेशर नहीं लगता है फिर, है ना। तो ठीक ये बात। सारे इंडिकेटर्स हैं कि जिसकी वजह से नेगोशिएशन अमेरिका की तरफ से डिटीरियोरेट हो रही है, ना कि ईरान की तरफ से। और ईरान का हमेशा माइंडसेट रहा है कि उसने हमेशा एक सुपीरियर वो अपना पहलू दिखाया है, ठीक है। हम्म। कि उसने जैसे बीच में बोल दिया कि हम नहीं बात करेंगे, पाकिस्तान के जो हम्म। डायलॉग के दौरान उन्होंने डिनाई कर हम्म। दिया कि वी विल नॉट टॉक। मींस उन्होंने हम्म। अपनी डोमेस्टिक क्रेडिबिलिटी, मतलब ईरान के अवाम की आंखों में ईरान की सरकार ने अपना ओहदा ऊंचा रखा बाय डिनाइंग कि हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। पर हम्म। इसी दौरान जब वो डिनाई करते कि हम बात नहीं कर रहे हैं, मतलब उन्होंने अपनी पब्लिक पोजीशन मतलब फिक्स कर ली है, ठीक है, सिक्योर कर ली है। वो नेगोशिएशन रिजेक्ट कर देता है। वो फिर एम्फसाइज करता है कि एक ईरान, सोवरेनिटी, फ्रीडम बना रहे, है ना। हम्म। और वो एक स्ट्रेंथ दर्शाता है। पर इसी दौरान ईरान ओमान के साथ भी बात करेगा, कतर के साथ भी बात हम्म। करेगा, स्विट्जरलैंड में भी बात करता रहेगा। तो वो ये दिखा रहा है कि मैं इंटरेस्टेड भी हूं, पर मेन फाइटिंग पार्टी के साथ मैं अपने ही तरीके से चलूंगा, ना कि उसके तरीके से। तो यहां ठीक पे बात। क्लैश ऑफ द ईगो चल रहा है। ठीक बात है। सर, ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के इस लास्ट चांस वाले बयान पर कहा कि वो बात नहीं कर रहे, वो बात सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कर रहे हैं, वो भी अपनी शर्तों के साथ। सर, तो सर यहाँ दो पहलू देखने को मिलता है। एक, अमेरिका की तरफ से, या यूं कहूं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एकदम लास्ट चांस की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान उसे बहुत ही कूल डाउन करते हुए दिख रहा है कि हम भाई अपने शर्तों पर, इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। ईरान की अभी सिचुएशन क्या है और क्यों वो इस तरीके से कूल डाउन करके बताए? क्या उसकी कोई ये रणनीति है नेगोशिएशन टेबल पे अपने आप अपनी शर्तों को मजबूत करने की? देखिए, ईरान का असली जो फाइटिंग फोर्स है वो उनकी प्रॉक्सी है। इनके पास ईरान से बाहर 13 प्रॉक्सी हैं, जिसमें जेनबियून और फतेम्यून ब्रिगेड है, हमास है ना, हिजबुल्ला है, फिर हूती हम्म। है ना। और इराक में ही अलग से अल शुहादा, है ना। और हम्म। पांच छह चार और, मतलब इराक में ही अकेली 5 आतंकी गुट हैं जो प्रो ईरान है, जो हम्म। जो ईरान डोमिनेटेड है। तो वो तो ईरान हम्म। में स्थित है, ऊपर से हम्म। सॉरी इराक में स्थित है। तो अभी जो कुवैत के साथ भी जो क्लैश हुआ है, वो ज्यादातर हम्म। इराक में जो शिया मिलिशिया है बैक्ड बाय हम्म। ईरान, वो लड़ रहा है कुवैत के साथ, कुवैत के बॉर्डर हम्म। पे। तो ये है कि पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान का नेटवर्क, जो प्रॉक्सी नेटवर्क है, वो बहुत सॉलिड है। उसने पिछले 45 साल इसी नेटवर्क के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, पैसा डाला है, अपने लोगों को इसके अंदर इन्फिल्ट्रेट कराया है, यहाँ पे एज इंस्ट्रक्टर्स, एज ट्रेनर्स, है ना, एज टीचर्स, एज रेडिकलाइजेशन एलिमेंट। ये सारी चीजें ईरान की ही यहाँ पे प्लांट हुई हुई है। ईरान ही इसे कोऑर्डिनेट करता है, ईरान ही ऑर्डर्स देता है, ईरान ही इन्हें मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है, और पैसे भी, हम्म। और कम्युनिकेशन। तो इतनी सारी चीजें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि, देखिए, जब ईरान कहता है कि थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, वो इस लड़ाई को लंबा खींचना चाहता है, जैसे उसने इराक के साथ खींचा था 9 साल। हम्म। कौन सा मुल्क 9 साल लड़ाई लड़ता है? तो ठीक बात। तो ईरान जानता है कि उसको पैसा चाइना से आ रहा है, रशिया से आ रहा है, उत्तर कोरिया की टेक्नोलॉजी उसको मुहैया कराई गई है, ठीक है। रशिया की मैन पावर उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट चला रही है। तो उसकी बेसिक नीड्स तो कवर हो रही हैं।
ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि तेल पे जो रोक लगा दी है अमेरिका ने, तो अब कब तक मदद करेगा रूस अगर उसके बदले तेल नहीं दिया। वेनेजुएला से वैसे ही तेल बंद कर दिया है, तो रूस को इतनी तेल की जरूरत नहीं जितनी चीन को है। तो प्रेशर चीन पे बना हुआ है। और देखें, अगर तो इस युद्ध का हल चाहिए तो अमेरिका को पहले तो सारी की सारी हवाई पट्टियां बर्बाद करनी पड़ेंगी ईरान की। फिर एक नो फ्लाई जोन क्रिएट करना ही पड़ेगा ताकि कोई भी भारी मुल्क वाला मिलिट्री इक्विपमेंट की मदद इन्हें नहीं दे सके, जो कि अभी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हवाई पट्टियां डिस्ट्रॉय करने के बाद जो इनके वाटर डिसैलिनेशन प्लांट हैं, ये जब तक पानी को रोक नहीं लगाएंगे तो तेहरान जैसी जो सिटीज हैं, जो जिसकी मतलब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डेंस है, वो मतलब डीपॉपुलेट नहीं होंगी, वहां से लोग नहीं जाएंगे जब तक आप पानी ना रोकें। लोग बिजली के बगैर रह सकते हैं, है ना, उनके पास ऑयल है, तो ऑयल के जरिए जनरेटर्स की मदद से वो फिर भी रह सकते हैं सोसाइटीज में। बट असली मुद्दे की बात है पानी। तो डिसैलिनेशन प्लांट अगर ये उड़ा दें इनके, तो वो फोर्स करेगा कि आम जनता वहां से निकले। फिर तीसरा है, जहां जहां आईआरजीसी के इनके अड्डे हैं या ऑफिसेज हैं या कॉम्प्लेक्स हैं, उसको आइसोलेट करे। वो तभी होगा जब पानी की किल्लत होगी। तो एक बार पानी की किल्लत क्रिएट करे यूएसए, इनकी हवाई पट्टियों को बर्बाद करे, उसके बाद ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए पूरा मैदान तैयार हो जाएगा। और आज की देखिए, आज के दौर में आर्टिलरी की लड़ाई भी इतनी इफेक्टिव नहीं रही है, क्योंकि आप डीप स्ट्राइक ड्रोन्स, एक आर्टिलरी शेल जिसके अंदर पंख लगे हैं, आप उसे नेविगेट कर सकते हो, आप उसे 100 किलोमीटर अंदर भेज सकते हो दुश्मन के इलाके में। तो अब ड्रोन वॉरफेयर ने पूरी गेम बदल दी है। अब आर्टिलरी जो भी स्टैटिक एलिमेंट है या फिर आर्मर्ड एलिमेंट है, वो इस वॉरफेयर में अब इनइफेक्टिव हो चुका है जब से ड्रोन आए हैं। तो काउंटर ड्रोन सिस्टम्स क्या होंगे, है ना, उसको कैसे काउंटर करना है, स्वॉर्म ड्रोन्स का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, है ना, वॉरफेयर रात को लड़ाई लड़ी जाएगी तो दिन में कहां पे ये रुकेंगे, स्टेजिंग एरिया कहां पे होगा दिन में, है ना, वहां पे कैमोफ्लाज कंसीलमेंट कैसे करेंगे, वहां पे ट्रूप्स और इक्विपमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, या तो ये बिल्टअप सिटी के अंदर घुस जाएं और वहां पे शरण ले लें, तो सिटीज को भी इन्हें कैसे क्लियर करेंगे फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया, खासकर जहां पे ड्रोन्स हैं इतने ज्यादा। तो इन्हें सिटीज को आइसोलेट करना पड़ेगा, कट ऑफ करना पड़ेगा फ्रॉम कम्युनिकेशन, फ्रॉम वाटर। एक बार पानी बंद हो गया तो गेम इनके हाथ में आएगी। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये लड़ाई ऐसे ही खिंचती रहेगी। और जहां तक अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को बर्बाद करने की का सवाल है, बात है, तो देखिए उन्होंने सब कुछ, सारे पैतरे इस्तेमाल कर लिए, सारे GBU 57 से लेके जितने भी अलग वेरिएंट हैं सब इस्तेमाल कर लिए, वो उसे नहीं नष्ट कर सके, क्योंकि ये चट्टाने पथरीली हैं और इसको भेद नहीं सकते ये बॉम्ब। तो इन्हें ग्राउंड ऑफेंसिव के जरिए, इंजीनियरिंग एलिमेंट के जरिए ये टनल्स को परमानेंट एंट्री और एग्जिट्स डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे, ताकि जो एलिमेंट इन गुफाओं के अंदर है वो अंदर ही रह जाए पक्के तौर पे, और कोई विकल्प नहीं है। ओके सर, एक बात और काफी सुर्खियों में है पूरे युद्ध को लेकर कि सेंटकॉम ने अमेरिका के मिलिट्री एक्सपर्ट से कहा है कि कोई क्रिएटिव आइडिया दें, क्रिएटिव अप्रोच दें ताकि ईरान पर प्रेशर बनाया जा सके। अब ये क्या क्रिएटिव अप्रोच की जो मांग है ये क्या है और इसका ईरान पर कितना असर पड़ेगा? मैं तो ये कहूंगा कि जो मैंने अभी बताया ये वो उसी का ही एक हिस्सा है। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो, अगर मेरी बात माने तो, वरना फाइनेंशियल सैंक्शंस, है ना, आप इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकते हैं, आप मैरिटाइम मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ब्लॉकेड वो तो लगा हुआ है ना, पर ये सारी चीजें ऑन ग्राउंड कोई हताहत नहीं हुआ है। हताहत सिर्फ इनकी मैरिटाइम बोट्स हुई हैं, ठीक है, चलो ट्रेड रुक गई, पर जो लोग इन पावर हैं वो तो अभी भी अपनी सीटों पे बैठे हुए हैं ना, वहां से तो कोई टस से मस हुआ नहीं, कोई डिसीजन में फर्क नहीं पड़ा। तो डिसीजन में फर्क तब पड़ेगा जब
अमेरिका इनका पानी डिसैलिनेशन प्लांट्स को बर्बाद करेंगे जब पब्लिक का प्रेशर इकट्ठा हो इनके ऊपर आएगा, और फिर पब्लिक ही नहीं खदेड़ेगी कि भाई अगर पानी ही अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ पे रहेंगे कैसे। तो इन सिटी से फिर ठीक एक्सोडस बात है। शुरू होगी। तो यहाँ सिटी ठीक से बात पब्लिक बाहर जाने लगेगी, और फिर बचेगा कौन? आईआरजीसी और सिर्फ फाइटिंग एलिमेंट। तो जब ग्राउंड फोर्सेस अमेरिकन की मूव इन करेंगी तो उनके लिए काफी हद तक एक आसानी होगी कि नेगोशिएट करने की कि भाई अगर हम इस सिटी की तरफ जा रहे हैं तो यहां पे 95% दुश्मन है, शूट एट साइट पे, तो और कोई दो राय नहीं है। पर इसमें ड्रोन वॉरफेयर भी होगा, ड्रोन में भी वल्नरेबल है, क्योंकि देखिए अभी तक 600 प्लस अमेरिकन कैजुअलिटी हो चुके हैं, जिसमें कि 18 सोल्जर्स की डेथ हुई है कंफर्म्ड, और 64 अमेरिकन ऑफिसर्स इसमें कैजुअलिटी हुए, इन द सेंस कि इन सबको ज्यादातर 95% हेड इंजरीज आई हैं। मतलब जो भी ड्रोन आ रहे हैं वो मिड एयर या ऊपर वाली साइड ही फट रहे हैं, जिसमें कि पहला जो इंपैक्ट आ रहा है वो सर पे ही आ रहा है सबके। तो हेड इंजरीज बहुत हुई। ठीक है, ठीक बात है। तो ये सारी चीजें अभी बढ़ेंगी और ये प्रेशर भी बढ़ेगा, अमेरिका पे भी बढ़ेगा। पर असली मुद्दा मैंने आपको बता दिया है कि ईरान को अगर काबू जी। करना है तो उसका पानी पानी रोका जाए, उसकी बिजली तो रहे। देखिए बिजली रहे तो भी वो सस्टेन कर सकते हैं, पर अगर पानी ही नहीं है तो अब बिजली का क्या करोगे? ठीक बात है सर। इसके अलावा इस बीच में एक और बहुत बड़ी खबर आई है, वो है इजराइल की तरफ से। इजराइल और हमास का जो मुद्दा है उस पे से जो बोर्ड ऑफ पीस है उसने बयान दिया है कि इजराइल तब तक अपने फोर्सेस नहीं हटाएगा जब तक हमास पूरी तरह से डी आर्म नहीं हो जाता, वो पूरी तरह से डीकमीशन नहीं हो जाता। आपने इसी शो पे पहले भी बताया है कि वो मुद्दा जितना अखबारों में छप रहा है या मीडिया में आ रहा है वो इतना सिंपल है नहीं। अब चूंकि बोर्ड ऑफ पीस ने यह बयान दे दिया है, तो आपको क्या लगता है कि वो इतना जो कॉम्प्लेक्सिटी थी उसकी वो अभी भी बनी हुई है, या हमास खुद को डियार्म कर देगा और इजराइल हट जाएगी? क्या यह बात इतनी ही सिंपल है? देखिए हमास एक आइडियोलॉजी है। आज ठीक की बात। तारीख में भी जितने इनके रेफ्यूजी कैंप जो अंदर हैं गाजा में, जितने भी रेफ्यूजीज हैं उनमें से किसी ना किसी का रिश्तेदार या कोई भाई या किसी का फादर है ना, किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमास के साथ इन्वॉल्व है, उसकी मदद करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए। ऊपर से देखें हमास सिर्फ एक फाइटिंग फोर्स नहीं है, हमास एक ओके। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है, उसने सोशल सपोर्ट वाले नेटवर्क भी बना के रखे, है ना। सोशल जो आप कह दें कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे जो एनजीओ इन्होंने बाहर से जो आते थे वो हमास ही लेके आता था। ठीक है, फिर इनके पास डिसेंट्रलाइज्ड आर्म्ड सेल्स हैं, मतलब कि ये अलग अलग गुटों में अलग अलग तरीके के हथियार, किसी के पास राइफल होएगा, किसी के पास पिस्तौल होएगा, किसी के पास सिर्फ ग्रेनेड होगा। ये नहीं कि वो प्रॉपर एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आर्म्ड है, और ये फैले हुए हैं। तो अगर आप किसी टेंट में जा रहे हो, रेफ्यूजी टेंट में, उसमें एक औरत और 3 बच्चे रहते होंगे, जिसमें कि 2 टीनेज बच्चे हैं। उन 2 टीनेज बच्चों के पास पिस्तौल भी हो सकती है, ग्रेनेड भी हो सकता है, या फिर एक असॉल्ट राइफल भी हो सकता है। तो देखें, डेफिनेशन ऑफ हमास ये नहीं डिफाइन करती कि इस वर्ग के ग्रोन अप मिड एजेड मैन ही हमास हैं। वो अब टीनेजर्स भी हैं, बच्चे बच्चे के रूप में भी हैं, औरतों के रूप में भी हैं। ठीक है, तो इनका अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जबरदस्त रहा है, जो टनल नेटवर्क्स इन्होंने बनाए थे। अभी राफा में जितना भी इनका सामान आता है वो मिस्र से अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क से आता है आज भी। ओके। तो राफा क्रॉसिंग में ऊपर तो जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स वो तो है ही हैं, पर जो टन्स में जो खाना आता है वो अंडरग्राउंड से ही आ रहा है, और ये हमास का ही बना हुआ है, हमास का ही मैनेज्ड है। तो देखिए, अगर आपने डिसआर्मामेंट करनी है और आप इनके हथियार कलेक्ट करना चाहते हैं,
आप इनकी गवर्नेंस करना चाहते हैं, है ना, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आपके अंडर हो, है ना, तो रिकंस्ट्रक्शन और लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल प्रोसेस हो, तो इसका एक ही सोल्यूशन है जिसके अंदर कि आप क्रेडिबल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स आप अपने एनजीओज लाओ, इनके हमास को रिप्लेस करो। जो हमास सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट कर रहा है पैलेस्टीन की आवाम के लिए, वो अब इजराइल अपने एनजीओज लेके आए और उनकी मदद करे ताकि वहां की आवाम हमास को डिनाउंस करे। ठीक है, तो देखिए रीजनल और इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट तो इसमें होनी ही होनी है। ठीक है, और ये एक ब्रॉडर पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के अंडर होना चाहिए। ठीक है, और ये आसान नहीं है, ये बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही रिस्क टेकिंग है, और इसे इंप्लीमेंट करना भी बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा। तो इसमें अकेला इजराइल नहीं कर सकता। इजराइल के लिए सबसे आसान है कि बॉम्ब गिरा दो, जो कि इजराइल अवॉइड कर रहा है। तो बाकी जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, वो कंट्रीज को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं कह सकते कि इजराइल पहले डिसार्म करे हमास को तो ही इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जाएगी। वो कोई सोल्यूशन नहीं है और ना ही वो मुमकिन है। ठीक बात है सर। सर, डोनाल्ड ट्रंप जहां ईरान और इन मुद्दों में फंसे हुए दिख रहे हैं अभी तक, तो वो घर पे भी ज्यादा अपने घर में भी फंसते हुए दिख रहे हैं। लगभग 25 स्टेट्स ने उन्हें टैरिफ के मुद्दे पर सू कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म जो इलेक्शन होने वाले हैं उसको लेकर ईरान के मुद्दे पर और टैरिफ के मुद्दे पर घर में ही कितने घिरे हुए दिख रहे हैं और उनके लिए ये कितना बड़ा चैलेंज बनता हुआ जा रहा है। देखिए, मैंने वही बोला ना, मछली मुंह खोलेगी तो फंसेगी। तो इस इंसान ने इतना मुंह खोल लिया है, इतना मिलिट्री ऑपरेशंस में इतना अपना इन्वॉल्वमेंट और क्रेडिट स्नैचिंग कर ली है कि अब अमेरिकन मिलिट्री भी इसे कहती है कि भाई हमें ऑपरेशंस करने दो, आप यहां पे बाद में ब्रीफिंग के लिए आना, अभी हम ऑपरेशंस में बिजी हैं। जैसे कि F-15A हॉर्नेट जो इनका गिरा था, उस टाइम भी इनको कंट्रोल रूम से बाहर लॉक कर दिया था कि इसे अंदर आने ही नहीं देना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो वो रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही क्रिटिकल था, जिसमें कि मिलिट्री वाज अनकंफर्टेबल। इन्होंने एक दो जनरल्स को भी हटा दिया। ठीक है, खासकर वो जो बाइडेन के टाइम आए थे, तो उससे काफी मोटिवेशन आई है अमेरिकन फोर्सेस में। ठीक है, और जहां तक देखें टैरिफ की बात है, तो सीधी सी बात है, प्रेसिडेंट ट्रंप एक व्यापारी है। वो जानता है कि अमेरिका का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इज जीरो, क्योंकि वो पूरे ही तौर पे निर्भर रहा है चाइना के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे। तो उसको अवॉइड करने के लिए, आत्मनिर्भर अमेरिका बनाने के लिए उन्होंने ये टैरिफ लगाए हैं, और बोला है कि टैरिफ तब हटेंगे अगर जिस कंट्री जो मैन्युफैक्चर करके सामान भेज रही है अमेरिका को, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अमेरिका में आके लगा ले, तो उसको टैक्स भी माफ है, टैरिफ भी माफ है, और जो लेबर फोर्स होगी वो अमेरिका से होगी। तो पहली चीज तो कहीं ना कहीं मिसमैच है कि क्या अमेरिका में इतनी पॉपुलेशन है जो लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से स्किल होना चाहती है, क्या वो काम करना चाहते हैं। इतने सालों से, लगभग 30 सालों से कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं सेटअप हुई है अमेरिका में। उसने सब कुछ आउटसोर्स करके रखा है चाइना को ही 90%। और आज की तारीख में अगर अमेरिका शिकायत करता है कि चाइना ने उसके आईपी राइट्स छीन लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो जाहिर सी बात है कि जब आप चीन को ही पूरा ब्लूप्रिंट दे रहे हो कि ऐसे मेरा प्रोडक्ट बनेगा जो फ्यूचरिस्टिक है कॉन्सेप्ट का, तो चाइना उसका कॉपी क्यों नहीं करेगा? उससे क्यों नहीं सीख लेके अपने लिए, अपने मुल्क के लिए चाइना क्यों नहीं और भी बेहतर प्रोडक्ट बनाएगा? या तो फिर आप सैक्रिफाइस कीजिए, आप अपनी लेबर इंडस्ट्री को सेटअप कीजिए, आप मैन्युफैक्चरिंग यूएस में खुद शुरू कीजिए। और अब अमेरिका के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, तो अब दूसरे मुल्कों पे ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर
सैंक्शंस लगाते हैं, जुर्माना लगाते हैं कि भाई ये इन्वायरमेंट के लिए ये मुल्क बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। भाई आपने ही आउटसोर्स करके उसे बोला मैन्युफैक्चर करो, तो मैन्युफैक्चरिंग में तो एनर्जी कंजम्पशन होगी, टेम्परेचर ठीक बढ़ेगा, बात है ना, है। वेस्ट भी बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी बढ़ेगी, वो वेस्ट का डंपिंग प्रोसेस भी क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें कि आधा नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें होती हैं, उसका उसको कैसे मैनेज करोगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो ये कहते थे कि, है ना, कि देखिए अमेरिका कहता है कि ग्रीन पीस इनिशिएटिव और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके लिए कंट्रीब्यूट करो, पैसे डालो। तो पहली चीज तो मैं बोलूंगा कि ये जौन से मुल्कों पे इल्जाम लगा रहे हैं फॉर क्लाइमेट चेंज, है ना, जो ग्रीन पीस इनिशिएटिव की बातें करते हैं, तो पहली चीज तो इनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग हब तो चाइना और इंडिया में इन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं। तो ठीक अब बात। मैन्युफैक्चरिंग हम करें, है ना, पोल्यूशन और ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो इनके प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में इंडिया में क्रिएट होती है, चाइना में क्रिएट होती है। टेम्परेचर्स यहाँ पे वेरी करते हैं और इतने हाई टेम्परेचर्स हैं, फिर ये ग्लोबल वार्मिंग की बातें करते हैं और हमें सिखाते हैं। तो मैं तो यही बोल रहा हूं कि या तो आप कंप्लेंट कर लो, या तो फिर आप अपने ही मुल्क में आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को रीस्टैब्लिश करो और खुद मैन्युफैक्चर करके देखो कि इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। या तो ठीक फिर बात। आप एक मैन्युफैक्चरिंग वाला मुद्दा जो बना रहा है उस पे छोड़ दो, उस मुल्क पे छोड़ दो कि वो कैसे उसे मैनेज करेगा। तो ये दोगलापन नहीं चलेगा कि आपने आउटसोर्स भी कर दिया मैन्युफैक्चरिंग और आप फिर क्लाइमेट कंट्रोल, ग्रीन पीस इनिशिएटिव, ग्लोबल वार्मिंग का भी पूरा जिम्मा आप मैन्युफैक्चरिंग हब्स जो कंट्रीज हैं उन पे डाल दो। आपने खुद क्या करना है, आपकी वजह से, आपके मैन्युफैक्चर ऑर्डर्स की वजह से यहां पे ग्लोबल वार्मिंग पे इफेक्ट हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पे हो रहा है ना, ओजोन लेयर डिप्लीशन बीच में हो चुकी थी, अब तो रिपेयर हो गई है, पर पहले भी इट वाज अ प्रॉब्लम। तो मैं यही बोल रहा हूं कि दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में देखना पड़ेगा। और ट्रंप टैरिफ इसीलिए लगा रहा है ताकि अमेरिकन डिस्करेज हो कि ये फॉरेन कंट्रीज में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगवाएं और वापस मैन्युफैक्चरिंग अमेरिकन सॉइल पे शुरू हो जाए, और इन्हें टैरिफ से भी राहत मिलेगी, टैक्सेशन से भी राहत मिलेगी, और अमेरिका दोबारा इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग फेज में सुपीरियर हो जाएगा। तो उसका मेन माइंडसेट यही है ट्रंप का, जो टैरिफ्स के लिए है। ठीक बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।